हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो माय डियर, ये 10th का क्या है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है जो कि आपके 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी वायरल क्वेश्चन है और ये 100% आपको लड़ेगा ही लड़ेगा, है ना। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूँ, वो चैप्टर 1 से लेकर के और सारे के सारे चैप्टर जो है मैथ में या फिर जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में आपका सारा का सारा है ना ऑब्जेक्टिव्स में करवाता रहूंगा आज से। ओके, सो चलिए ये मैथ का चैप्टर फर्स्ट का वास्तविक संख्या जो है उसका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स है। आइए समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर। क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर कि दो धन पूर्णांक व नहीं होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर BQ प्लस आर हो, ए बराबर BQ प्लस आर हो तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, क्या कहा है इसने, दो धन पूर्णांक। पहले समझिए आप धन पूर्णांक होता क्या है। धन पूर्णांक होता क्या है, तो वैसा संख्या जिसके आगे किस चीज का सिंबल हो, प्लस का सिंबल हो, कौन सा संख्या हो जाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आप है ना 10, ये 10 क्या है, धन पूर्णांक है। पीछे आगे क्या है इसका प्लस का सिंबल है। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, उससे पहले किस चीज का सिंबल है, प्लस का, तो ये कौन सा संख्या हो गया, तो धन पूर्णांक हो गया। अगर ऋण पूर्णांक होगा तो ऋण पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह हो जाएगा माइनस का। जैसे कि -7, -8 है ना, -10, -20, ऐसे ही वैसे संख्या को क्या कहेंगे आप, ऋण पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की बात। आइए अभी कह रहा है, क्या कह रहा है, ए तथा बी, ये क्या है, यहाँ पे ए है, ए तथा बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर। अब ये समझिए ए इज इक्वल टू BQ प्लस आर, ये क्या होता है। हालांकि ये कैपिटल में लेटर में नहीं होता है, स्मॉल लेटर में होता है। A इक्वल टू BQ प्लस आर, ये क्या होता है, तो A बराबर होता है भाज्य, A बराबर क्या हो जाता है, भाज्य, B बराबर हो जाता है आपका भाजक, और Q बराबर क्या हो जाता है, भागफल, और R की बात कर ले, R बराबर क्या हो जाता है, शेषफल। और आपको पता ही है ये बातें, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, है ना। भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पे क्या चीज का सिंबल है, मल्टीप्लाई का, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, यही होता है ना। और ये बातें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और यही क्या है, यही आपका एल्गोरिदम का सूत्र है। कौन सा एल्गोरिदम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यही क्या है, फॉर्मूला है, और यही क्या है, परिमेय है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का, है ना। और इसमें होता क्या है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल होता है ना। और इसमें कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि है ना 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए कौन, आर। आर कहे तो शेषफल, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ पे जो B होगा, B कहे तो भाजक जो होगा वो भी क्या होगा, हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। आइए एक हिसाब से समझते हैं। मैंने 3 से 10 में क्या किया, भाग दिया। ठीक है, 3 से अगर आप 10 में भाग दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, 3 तिये 9, शेषफल कितना बच गया आपका, 1 बच गया। तो क्या ये जो हमारा भाजक है, 3 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे भाजक हो गया, 3 क्या हो गया, भाजक हो गया हमारा यहाँ पे 3, है ना। और बात करें ये 10 का, तो ये 10 क्या हो गया मेरे लिए, है ना, भाज्य हो गया।
क्या हो गया, भाज्य। और अगर ये 3 की बात करें तो ये क्या हो गया, भागफल। ये क्या हो गया, भागफल। और इस 1 की बात करें तो ये हो गया आपका शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो भाजक है वो क्या है, शेषफल से बड़ा है, शेषफल से बड़ा है। मतलब कि ये जो 1 है, क्या है, 1 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। 3 कौन है, तो भाजक। और ये भाजक क्या है, बड़ा है किससे, शेषफल से। या फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि दूसरा अगर मैं बात करूं, 9 में भाग लगाना है 3 से, तो क्या हो गया, 3 तिये 9, और 9 में से 9 गया तो क्या बच गया आपका, 0 बच गया। तो यहाँ पे अगर ये शेषफल क्या कहा इसने, या तो हो सकता है कि 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, या हो सकता है शेषफल क्या होगा भैया, बड़ा भी हो सकता है 0 से, है ना। लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा शेषफल। और यही क्या है, हमारा कंडीशन है। तो देख लीजिए ये कंडीशन किससे मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी से आपका ये, सॉरी सी नहीं, डी, ऑप्शन नंबर डी से ये बिल्कुल ऑप्शन मिल रहा है। सो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा देखते हैं, समझते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपको, क्या कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन है ये, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं। पहले समझिए आप, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे आप P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, कहलाएगा ना। जहां कंडीशन है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी क्या है, एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन, तो कंडीशन है कि ये जो Q है ना, ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, आप ये समझिए सबसे पहले। क्यों, क्योंकि अगर 4 में 0 से भाग दिया आपने, है ना, 4 में 0 से भाग दिया आपने, तो ये 0 0 जा क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, शेषफल, आपका शेषफल बच जाएगा यहाँ पे 4 बचेगा ना। बड़ी परेशान कर रहा है कीड़ा सब, क्या कहें, बड़ी समस्या है कीड़ा वाला बच्चा, है ना। चलिए कोई नहीं, समस्या को झेलते हुए बनाते हैं। तो इसी प्रकार अगर एक बार में भी लगाइएगा तब भी क्या होगा, 0, 2 बार में भी लगाइएगा तब भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे आप 0 से जब भी भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमित तक लगेगा, मतलब अनंत तक आपका भाग क्या होगा, लगता ही रहेगा। और इसीलिए ये जो है ना परिमेय संख्या होता है, उसमें क्या कंडीशन लगा दिया हुआ है कि Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q जैसे ही 0 के इक्वल होगा, है ना, वो संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या P बट्टा Q के रूप में लिखा रहेगा वो परिमेय संख्या। जैसे कि बात करें तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, तो परिमेय संख्या की बात करें तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। या पूर्ण संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जबकि अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें तो जिसको आप P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको आप P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो √3 का वैल्यू निकलेगा क्या, कभी नहीं निकलेगा, निकलेगा भी तो क्या होगा, दशमलव में निकलते चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन बात करें √4 की
तो ये √4 का वैल्यू क्या होगा, निकलेगा ना, √4 का वैल्यू निकल करके आएगा आपका 2। अच्छा ये परिमेय संख्या की बात करें रूट का, तो ये रूट का वैल्यू तो समझ लेते हैं एक बार इसको भी। ये क्या होता है रूट, समझिए रूट का मतलब हो गया कि मैंने ये अंदर √4 का वैल्यू कहा भाई कि कितना होता है, 2 होता है। ये 2 कैसे हो गया, तो क्या इस √4 को हम लिख सकते हैं 2 और गुने 2, है ना। तो जैसे ही अंदर क्या मिल गया, जोड़ा मिल गया, तो इस जोड़ा में से सिर्फ और सिर्फ एक को निकालते हैं, है ना। और जैसे ही एक को निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसीलिए √4 का वैल्यू क्या आया, तो 2 आया। ठीक है, चलिए तो अभाज्य संख्या में रूट में वैसा वैल्यू जिसका वैल्यू ना ही निकले, जिसका मान ना निकले। √3 का मान निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा, लेकिन √4 का मान निकल गया 2। तो क्या √4 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो ये √4 क्या है भैया जी, आपका परिमेय संख्या है। जबकि √3 क्या है आपका, तो √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब बात कहा इसने कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर, है ना, दिखाना या व्यक्त किया जाना संभव है या नहीं है। तो भैया बिल्कुल है। क्यों है ये समझिए। पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या के बारे में मैं जरा बता दूं आपको, वैसी संख्या जो क्या हो, धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, दोनों हो। मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी, इन दोनों के समूहों को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में मैंने बताया है क्या, तो सर जो है ना संख्या या फिर वैसी संख्या जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो तो धनात्मक संख्या। +7 क्या है, धनात्मक संख्या। या यहाँ पे भी 7 के पहले क्या है, सिंबल नहीं लगा है प्लस का, लेकिन फिर भी क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, आइए लेकिन ऋणात्मक संख्या में क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगा ही लगा होगा, हर हाल में लगा होगा, और ये संख्या क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। तो बात करें धन संख्या और ऋण संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और यही आपका हो गया संख्या रेखा, और संख्या रेखा के बीचों बीच में क्या होता है, 0। 0 ना ही तो धन पूर्णांक है और 0 ना ही तो ऋण पूर्णांक है। 0 कोई भी पूर्णांक नहीं है। 0 की बात करें तो 0 सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ना ही तो ये पूर्णांक है और ना ही तो धनात्मक है और ना ही तो ऋणात्मक है। सॉरी, पूर्णांक है, ऋणात्मक और धनात्मक नहीं है। चलिए, तो ये दाएं साइड में प्लस का चिन्ह होता है ना, और बाएं साइड में माइनस का चिन्ह होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, उसी प्रकार इधर भी लिख दिए -1 -2 और -3। तो क्या आपने देखा कि नहीं देखा, पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं, तो बिल्कुल दर्शा सकते हैं। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हम संख्या रेखा को, है ना, सॉरी हम जो है पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पे बिल्कुल दर्शा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यही ना हो गया गिनती की संख्या। कहां तक, तो अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। तो वही क्या, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह, संग्रह का मतलब समूह में क्या हम शामिल कर दे, शून्य शामिल कर दे, तो समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाएगा। अब ऋण संख्या को भी कह दिया शामिल करने के लिए। ऋण संख्या कौन कौन, तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट, है ना। अगर सबको शामिल कर दे तो यह कैसी संख्या होगी, तो अभी तो बताया है भैया, यह कैसी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। मतलब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक सब मिलकर के क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। हो जाएगा सर, जी बिल्कुल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ अगर बढ़े हम, बड़ी परेशान कर रहा है मच्छर और मक्खी, कोई नहीं, चलिए झेलते हैं परेशानी को, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे, है ना। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं, आइए क्या कहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। अभी तो देखे भैया, ये क्या है, संख्या रेखा है, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से, सॉरी 0 से। कहां से होता है, 0 से। तो क्या इसको हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं, अरे भैया बिल्कुल दर्शा सकते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा समझिए इसको। कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत, प्राकृतिक संख्या कहा, लेकिन क्या कर दिया इसमें, कह दिया कि शून्य समेत, तो शून्य को भी लगा दो, को क्या कहते हैं, तो अभी तो बताए थे, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य इंक्लूड हो जाए, ऐड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है अगर पूर्णांक ba पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b को a का क्या कहा जाना चाहिए। समझिए, कह रहा है अगर कोई पूर्णांक b है और वो a से पूरा पूरा कट जाए, सॉरी, अगर कोई क्या है पूर्णांक b है और वो a से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, पूरा पूरा ये क्या हो जाए, कट जाए, तो इसको क्या कहेंगे, जो बताइए। तो कह रहा है b को a का क्या कहेंगे, b को जो a का है वो क्या कहेंगे। तो आइए समझते हैं क्या कहेंगे। अभी देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा 3 से भाग दे दीजिए 9 में, है ना। तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो भाज्य कहते हैं। और जय बारी में भाग देते हैं, कै बारी में देंगे, 3 किए 9, 3 बारी में भाग दिए, तो इसको क्या कहते हैं, भागफल कहै छियै। अच्छा 3 तिहाई 9, तो कथी लगले भाई, 9 लग गया, और 9 में से 9 गया तो क्या बच गया, शून्य बच गया आपका। और इस शून्य को क्या कहते हैं, तो शेषफल कहै छै। क्या कहै थे भैया, शेषफल कहते हैं। तो जरा बताइए बी ए पूर्णतः क्या विभाजित हो जाए, तो आप इस बी को क्या कहिएगा, ए का, बी को ए का क्या कहा जाएगा, तो क्या कहिएगा, इसको क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। तो क्या भाजक है आंसर, नहीं है भाजक आंसर, है ना। तो क्या करेंगे भैया, और भाजक नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं, अपवर्त्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्त्य भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ।
क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8? तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि क्या जीरो, ये जीरो है ना, ये क्या है भाई, जीरो है, ये क्या है, जीरो है ना। तो कह रहा है शून्य, क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? क्या शून्य किसी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब प्लस में भी या फिर माइनस में भी, इसको विभाजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखिए जीरो से लगाइएगा कई बारी में तो क्या हो जाएगा, जीरो लग जाएगा। तो क्या एक में से जीरो घटेगा? नहीं घटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब कि नहीं हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहे तो 9वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9वां कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग होता है कहाँ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या? तो आप पीछे अभी तो देखे थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिदम। तो ये कहाँ पे उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉसन निकालने के लिए। क्या आप इसमें लॉसन निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। क्या कर रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसन निकालने के लिए। तो हाँ बिल्कुल ये सही है, दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसन निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी क्यू प्लस आर। कहे तो भाग एल्गोरिदम, मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया है, टक फर्स्ट नंबर बी नंबर का आपका आंसर हो गया है। ठीक है, आइए 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक लेकिन विषम पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया धनात्मक, प्लस का चिन्ह दिए। तो अब विषम का मतलब हो गया जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई होगा तो कौन सी हो जाएगा, विषम संख्या। कौन संख्या रे बाबू, विषम संख्या। अगर 2, 4, 6, 8 ऐसे पहले 0 इकाई स्थान पर पांचों में से कोई हो जाएगा तो कौन संख्या, सम संख्या। इसने कहा धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हमने दे दिया 3 और इससे पहले धन का चिन्ह दे दिया। किस रूप में निरूपण होता है? तो भैया समझ लो, जब ये धनात्मक कहेगा और कौन सी कहेगा, विषम पूर्णांक। विषम के अंत में अभी अपने क्या देखा कि इकाई में 1 न तो 3 न तो 5 न तो 7 न तो 9 में से कोई एक रहेगा। तो मतलब ये क्या है, 1। तो देखो ना एक कौन है रे बबुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे? तो देखिए कैसे कहा है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो 2 क्यू के जगह पे हमने डाल दिया 1, क्यू के जगह पे क्या डाल दिया 1, क्यू के जगह पे क्या डाल दिया 1, ये 2 का 2 और क्यू के जगह पे 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, कुछ डाल दो, मतलब नहीं है। प्लस का प्लस, 1 का 1, 2 1 कम 2, एगो कैगो 3 गो विषम संख्या है कि न 3 है। तो इसीलिए आपका आंसर कौन है, डी है। कहिएगा सर जी 1 से 2 डाल के देखो, तो 2 डाल के देखो भैया, देखते रहो। 2 डाल दिए, गुना क्यू के जगह पे 2 और जोड़ का जोड़, 1 का 1, 2 दूना 4 और जोड़ 1, क्या बगल भाई 5 गो। तो आपका आंसर कहाँ हो गया, है ना, डी इज द वेरी 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 राइट आंसर। ठीक है, सो माय डियर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।